प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर दिया जा रहा है जवाब। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही आज भी हुई बाधित। आरबीआई ने रेपो रेट में तीसरी बार नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 6.5% पर कायम। आरबीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बताया ग्रोथ का इंजन। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने करनाल में महिला सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। कहा, महिलाओं को सशक्त बनाने से ही होगा समाज और राष्ट्र का विकास। और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज प्रदेश भर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा करवाए गए विशेष कार्यक्रम। देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को अर्पित की जा रही है श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं जगजीत कौर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में आज शाम विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि यह सरकार का नहीं बल्कि विपक्ष का फ्लोर टेस्ट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भाजपा और एनडीए के लिए पिछली बार की तरह शुभ होगा। पीएम ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को पिछली बार से अधिक बहुमत हासिल होगा। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर सदन की कार्रवाई में बार बार बाधा डालने की निंदा करते हुए कहा कि विपक्ष को देश के लोगों की नहीं अपनी भविष्य की चिंता है। विपक्ष ने देश को निराश करने के अलावा कुछ नहीं दिया। 2018 में भी ये ईश्वर का ही आदेश था जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है। मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। ये मैंने उस दिन भी कहा और हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे। समाचार लिखे जाने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब जारी था। तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया और चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली। यानी एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। राज्यसभा में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के लगातार हंगामे को देखते हुए सभापति ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। वहीं लोकसभा में आज भी प्रश्नकाल नहीं चल सका। विपक्ष की नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद फिर कार्यवाही शुरू हुई। राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि वे विपक्ष के कमरे में स्वयं बातचीत करने के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि बातचीत के बावजूद अभी तक विपक्ष की हठधर्मिता बरकरार है। हम आपके कमरे में नहीं आ सकते। मैं लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी नहीं हूँ, सभी के लिए काम कर रहा हूँ।
मुझे कहा कि आप आपके कमरे में नहीं आ सकते, आप एलओपी के कमरे में नहीं आएंगे तो सेंट्रल हॉल में मिले। मैंने कहा नहीं, अगर आप मेरे यहाँ नहीं आ सकते हो तो मैं एलओपी के आता हूँ। और माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और मैं, हम स्वयं एलओपी के कमरे में गए, हम स्वयं गए चर्चा करने। मैं सिर्फ मानसिकता दिखा रहा हूँ। ऑनरेबल मेंबर बोलते हैं चर्चा करने आइए, करना हम आते हैं, आप हमें चाय पे वन सेकेंड, और जब मैं बुलाता हूँ तो हम आपके कमरे लीडर ऑफ द हाउस, अब चर्चा इस तरीके से होती है, कंसेंसस इस तरीके से बनता है। ऑनरेबल मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं कि क्या ये तरीका है जिससे हम आगे हाउस चलाने वाले हैं? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2022-23 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रहा, जबकि 23-24 में 6.5% रहने की उम्मीद है। 2013 India was declared as a fragile economy. उसी मॉर्गन स्टैनली आज भारत को अपग्रेड करते हैं, भारत को हायर रेटिंग देते हैं। सिर्फ 9 साल में इतना एकदम खराब और फ्रजाइल परिस्थिति में जो इकोनॉमी गिरावट हमारी हुई, उससे निकलते हुए हमारे सरकार की पॉलिसी के वजह से आर्थिक सुधार हुआ, कोविड के बावजूद भी सुधार हुआ और आज हम देश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारे रियल जीडीपी ग्रोथ 7.2 2022-23 में हुआ and it is projected to grow at 6.5% in 23-24. These are projections given by not just one agency, several global agencies, and our own RBI's projection is also saying this. So सबसे बड़ा, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और अपग्रेड किए गए इकोनॉमी, जबकि यूएस हो, चाइना हो, सबका डिग्रेडिंग, डाउनग्रेडिंग हो रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था को 2 बड़ी चुनौतियां, महंगाई और ग्रोथ में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। में बहुत सारे संकट के समय है। The global economy is struggling with twin challenges of high inflation and also slow growth. Global economy sir 2022 में सिर्फ 3% का ग्रोथ देखे। It just grow over about 3% or little more. And the World Bank is now forecasting that 2023 it will decline to 2.1%. Global growth will decline to 2.1%. अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल सरकार की विश्वसनीयता, उसके द्वारा करवाए गए कार्य और मणिपुर की स्थिति के बारे में सदन को स्पष्ट रूप से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि सरकार को स्पष्ट बहुमत के साथ जनता का विश्वास हासिल हुआ है, वहीं विपक्षी दलों का मतलब सिर्फ जनता के बीच भ्रम फैलाना है। उन्होंने बताया कि आज़ादी के बाद 27 बार अविश्वास प्रस्ताव और 11 बार विश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाना विपक्ष का अधिकार भी है, लेकिन उन्होंने कम से कम जनता के मुद्दे तो उठाने चाहिए। विपक्ष को असली मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। सिर्फ हंगामा और भ्रम पैदा करना ही उनका मकसद नहीं होना चाहिए। एक विश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है, न सदन को अविश्वास है, और ये विश्वास प्रस्ताव लेकर आए। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई, अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हो तो इस पर जो चर्चा होती है, वो चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते हैं।
उन्होंने कहा कि अपने आप को गरीब, किसान और पिछड़ा हितैषी बताने वाली कांग्रेस ने कभी भी जन कल्याण के लिए शकलबद्ध होने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस सरकार और मौजूदा सरकार में किसान कल्याण को लेकर कितना फर्क आया है। साथ ही अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति पर स्पष्ट करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मणिपुर में विकास किया और नस्लीय हिंसा से उसे निजात दिलाई। कांग्रेस ने भी कभी संसद में जवाब देने की जहमत भी नहीं उठाई थी। लागत से 50% कम से कम एमएसपी रखेंगे। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक किसान हिस्से से निर्णय है। मान्यवर, धान की एमएसपी जो 1310 थी, मैं फिर से एक बार ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मनमोहन सिंह जी, यूपीए सरकार, जिनको हम पर अविश्वास है, वो यूपीए सरकार धान के एमएसपी 1310 छोड़कर गई। कम खरीदते थे मगर रेट 1310 था, हमने ज्यादा खरीदा और उसके दाम को भी 1310 से बढ़ाकर 2040 कर। मान्यवर, इतनी जघन्य घटना हुई, भारत सरकार से किसी ने मुलाकात की क्या था? ट्राइबल मिनिस्टर गया? ना जी। समाज कल्याण विभाग के मंत्री गए? ना जी। होम मिनिस्टर का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। एमओएस गए? ना जी। और ये पूछते हैं हमें कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? संसद के अंदर विपक्ष बोलते बोलते थक गया, गृह मंत्री जवाब देने के लिए खड़े नहीं हुए, एमओएस ने जवाब दिया मान्यवर, और ये लोग प्रधानमंत्री जवाब दे वो मांग से पूरा पार्लियामेंट होल्ड करे हुए। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार मुख्य दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 6.5% पर यथावत रखने का फैसला किया है। रेपो रेट वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धनराशि उधार देता है। उन्होंने कहा कि स्थायी जमा सुविधा STF पर ब्याज की दर 6.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा MSF पर ब्याज और बैंक रेट पर ब्याज की दर 6.75 पर यथावत रखी गई है। रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति CPI का संशोधित लक्ष्य 5.4% रखा है। गवर्नर ने वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर 6.5% का अनुमान व्यक्त किया है। Policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate stand at 6.75%. India's strong macroeconomic fundamentals have laid the foundations for sustainable growth. In a moment like this, we need to continue with our efforts to maintain macro-financial stability while pushing our growth frontier further. India is uniquely placed to benefit from the ongoing transformational shifts in the global economy in the wake of geopolitical realignments and technological innovations. उधर भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पर संवाद के माध्यम से भुगतान शुरू करने का प्रस्ताव किया है। यह प्रणाली उपभोक्ताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालित बातचीत के जरिए लेन देन की सुविधा देगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि यह चैनल स्मार्टफोन और फीचर फोन आधारित UPI चैनलों पर उपलब्ध होगा। शुरुआत में यह सुविधा अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में उपलब्ध होगी, बाद में अन्य भारतीय भाषाओं में भी यह सुविधा दी जाएगी। RBI ने UPI लाइट लेन देन की सीमा को 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है, लेकिन छोटी डिजिटल लेन देन के समग्र सीमा को 2000 रुपये पर अपरिवर्तित रखा गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज करनाल में वर्तृता फाउंडेशन की ओर से मंगल सेन ऑडिटोरियम में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने को लेकर आयोजित टेकड़ी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने अपने उत्पाद भी प्रदर्शित किए। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान दौर में महिलाओं को सशक्तिकरण करना बहुत ज़रूरी है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। महिलाओं को शिक्षित करना और उनका सम्मान देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार दिलाना चाहिए
जो स्वयं सहायता समूह जैसी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से घर बैठे ही उनको रोजगार दिलाना चाहिए। इसी मौके पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से शांति और एकता बनाए रखने की अपील भी की। इससे पहले कल उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का दौरा किया। उन्होंने संस्थान में अलग अलग जगह चल रहे शोध कार्यों का अवलोकन किया। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, और वैसे ही उनको जितने भी नए नए जो कौशल्य वो देकर उनको रोजगार दिलाने, और उनकी छोटी छोटी जो है व्यापार संस्थाओं को घर में बैठे काम करे जैसा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और बढ़ावा देना चाहिए। सारे हरियाणा प्रदेशवासियों से मैं अपील करता हूँ कि सब शांति रहे और सौहार्द भाव से रहे। कार्यक्रम में आई महिलाओं ने भी इस तरह के आयोजन से महिलाओं को सशक्त करने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की बात कही। कार्यरत है जो 0 to 18 ईयर के बच्चों के लिए काम करता है, चाहे वो बच्चा सिंगल पेरेंट्स हो या ऑर्फन बच्चा हो। उनमें बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम दी जाती है जिसमें 4,000 रुपये पर बच्चा स्कीम दी जाती है। महिलाओं को हम उन जगहों तक पहुंचाएं जहां वो लोग बैठे हैं जो उनके लिए फैसले लेते हैं, उनके भविष्य के लिए फैसले लेते हैं, उनकी वर्तमान स्थिति को बदलने के फैसले रखते हैं। वहाँ तक महिलाओं की अभी हमारे खासकर हरियाणवी समाज में पहुँच पूरी तरह नहीं बन चुकी है। और दूसरा कारण ये था कि हम जो हमारी पितृ सत्ता है और जो हमारा पुरुष प्रधान एक सोच है जो महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोकता है या उन्हें अपनी बात रखने से रोकता है, हम उसे भी चुनौती देना चाहते थे। अगर वो बाहर जाएगी, गांव से बाहर निकलेगी तो वो अपना खुद का विकास कर सकती है सर। और वो है ना, किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं है, कोई पति है या कोई परिवार है, गांव से बाहर निकलेगी तो वो खुद का अपना गुजारा कर सकती है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत पंचकुला के हंगोला गांव में नेहरू युवा केंद्र द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के डीआईजी डॉक्टर टेक चंद ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर आईटीबीपी के डीआईजी ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। उनका उद्देश्य भारत की आज़ादी के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। देश के विभिन्न हिस्सों में माटी एकत्रित कर दिल्ली में वाटिका बनाई जाएगी। और बुजुर्ग सभी का उत्साह देखने योग्य रहा है। इन्होंने सभी ने इस मेरी माटी मेरे देश के तहत वाटिका के पौधारोपण के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इनका कार्य और इनका सहयोग सराहनीय रहा है। नेहरू युवा केंद्र के उपनिदेशक प्रदीप कुमार ने बताया कि आज इस कार्यक्रम के तहत करीब 150 पौधे लगाए गए हैं और 2 अमृत वाटिका बनाई गई हैं। साथ ही पंच प्रण की शपथ ग्रहण की गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि यह अभियान शुरू करना सरकार का एक सराहनीय कदम है। 50 पौधे लगाए गए और 2 वन वाटिका स्थापित की गई। साथ ही पंच प्रण शपथ ली गई और हमारे नौजवान साथियों ने, युवा मंडल के साथियों ने काफ़ी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मैं आश्वासित करता हूं अगले जो कार्यक्रम होंगे वो भी अच्छे चलेंगे हमारे, और जिला पंचकुला में हम 100% हम अपना टारगेट पूरा भी करेंगे। नेहरू युवा केंद्र द्वारा शुरू किया गया मेरी माटी मेरा देश जो प्रोग्राम है एक बहुत सराहनीय कदम है। ये जो पौधारोपण का कार्यक्रम जो सरकार द्वारा नेहरू युवा केंद्र द्वारा चलाया गया है, एक देश के लिए और हर प्राणी के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहनीय कदम है। इसका हम सहयोग करते हैं, हर तरह से साथ देना चाहते हैं। कम से कम 150 के लगभग पौधे लगाने का ये बीड़ा जो उठाया है ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और हम ये आगे भी जो अपने नए युवा हैं उनके लिए भी और जो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ हैं उनको भी ये समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि ये इतना बहुत ही बढ़िया कदम है हमारे देश के लिए।
मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत आज फतेहाबाद के कमाना गांव में भी नेहरू युवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गांव के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वृक्षारोपण किया गया और 75 प्रकार के फलदार व छायादार पौधों से अमृत वाटिका बनाने का कार्य शुरू किया गया। खंड पंचायत एवं विकास अधिकारी संदीप भारद्वाज ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन अवसर के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में पौधारोपण करने की बनाई जा रही अमृत वाटिका राष्ट्रीय प्रेम के साथ साथ पर्यावरण को शुद्ध करने में भी मदद करेगी। वहीं नेहरू युवा केंद्र की जिला अधिकारी पूनम ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो रही है और देश की मिट्टी के प्रति गहरा लगाव हो रहा है। भारत सरकार ने ये फाइनल किया है कि हर गांव में हम ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए, प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए हम गांव के किसी एक स्थान पर, या तो वो ग्राम सचिवालय हो, पंचायत की ज़मीन हो या स्कूल हो या कोई भी अन्य जैसे पौंड हो या कोई तलिया हो या झील हो, जो भी गांव के हमारे वाटर बॉडीज हैं उनके आसपास 75 प्रकार के अलग अलग प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे। और हम ये कोशिश भी करेंगे कि खंड रतिया ऐसा पहला ब्लॉक हो जिसमें ये पौधे सारे फलदार हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर उसमें 75 पौधारोपण विभिन्न प्रजातियों के पौधारोपण किया जा रहा है, जिससे एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी और इसमें पंच प्रण शपथ एक दिलाई जाएगी। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि जहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम जहाँ पर भी हो सकता है, अभी तो हम एक मेरी माटी मेरा देश के तहत ये पौधारोपण कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर भी हो सके हमें हमेशा पौधारोपण करना चाहिए ताकि इससे हमारी प्रकृति से हमें बहुत अच्छा फायदा मिले। विद्यार्थियों ने कहा कि यह कार्यक्रम उनके ग्रामीण क्षेत्र के लिए वरदान बनकर आया है। उन्होंने कहा कि वे विश्वास दिलाते हैं कि इन पेड़ों की रक्षा करेंगे और साथ ही अपने राष्ट्र के प्रति प्रत्येक कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। आरंभ करवाया है। यह वृक्षारोपण का कार्य हमारी ग्राम पंचायत व हमारे स्कूल स्टाफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कमाना की तरफ से किया गया है। हमारे स्कूल में विभिन्न प्रकार के पौधों को लगाया गया है और हम मोदी जी का शुक्रिया कर रहे हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आरंभ करवाया। वृक्षारोपण का कार्यक्रम आरंभ किया गया है। यह कार्यक्रम हमारे स्कूल राजकीय माध्यमिक विद्यालय कमाना के द्वारा और हमारी ग्राम पंचायत के द्वारा शुरू किया जा रहा है। उन्होंने प्रण लिया है कि आज हम 75 पौधे को लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। भारत में टेक एक्सपो 17 से 19 अगस्त तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। यह एक्सपो G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की साइड इवेंट है। इस एक्सपो में दुनिया भर की कंपनियां और 74 से ज़्यादा स्टार्टअप हिस्सा लेंगे। केंद्रीय वर्क एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में फार्मा सेक्टर को मजबूत करने के लिए रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए एक इकोसिस्टम बनाया गया है। हेल्थ इंस्टीट्यूट लैब हैदराबाद में आईसीएमआर ने बनाई। हमने नॉट ओनली फॉर वन लैब बट आईसीएमआर के 19 लैब को प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट रिसर्चर हो, इनोवेटर्स हो, वो चाहे तो वहां जाके रिसर्च कर सकते हैं। भारत सरकार ने इस सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देश की इंस्टीट्यूट सभी प्राइवेट प्लेयर के लिए ओपन कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत मेडिकल टेक्नोलॉजी और डिवाइस के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनता जा रहा है। मेडिकल डिवाइस एक उभरता हुआ क्षेत्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। देश को फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 ड्रग पार्क और 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जा रहे हैं। हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड से फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते हैं। उसके लिए 2047 का विजन भी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बना लिया है, मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी बना लिया है। 5 साल में हमें क्या करना है, 10 साल में हमें क्या करना है, 2030 में हमें कहां पहुंचना है। मेडिकल डिवाइस सेक्टर में आज $11 बिलियन से हमें $30 बिलियन तक पहुंचना है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में अपने निवास पर कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने कहा कि आप अधिकारियों के समक्ष अपने क्षेत्र की सार्वजनिक समस्याएं व मांगों को रख सकते हैं और विकास कार्यों की जानकारी दे सकते हैं। साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं के लिए लिखित में जानकारी दे सकते हैं और सीएमओ कार्यालयों से जुड़ी अधिकारी इन परियोजनाओं पर पूरा रिकॉर्ड रखते रहें व संबंधित विभागों को भेजते रहें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ प्रशासन व विकास के कार्य तेजी से हों, यही इस बैठक का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने हर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सीधा उच्च अधिकारियों से बातचीत करने के लिए उन्हें एक मंच पर लाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब तक मुख्यमंत्री 8 लोकसभा क्षेत्रों को कवर कर चुके हैं। अगले सप्ताह सिरसा लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व प्रबुद्ध नागरिकों से मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। इन बैठकों के सफल आयोजन के बाद मुख्यमंत्री ने गृह निर्णय लिया है कि ऐसी बैठकें साल में कम से कम 2 बार आयोजित करवाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे ज़मीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन और आमजन से फीडबैक लेने की समुचित प्रक्रिया सुव्यवस्थित तरीके से हो सके। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कल चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री को बताया गया कि हिसार जिले में लगभग 55 गौशालाएं हैं और राजकीय पशुधन फार्म के विशेषज्ञ की 21 टीमें गठित की गई हैं। यह टीमें इन गौशालाओं का दौरा कर स्वस्थ गायों की पहचान कर रही है, जिसे बाद में फार्मा में लाया जाएगा और कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार पर कार्य किया जाएगा। जेपी दलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पहले हिसार जिले में कार्य करें, बाद में गौ सेवा आयोजन के सहयोग से प्रदेश की सभी गौशालाओं का निरीक्षण करें और स्वस्थ गायों का चिन्हित करें। गौशाला आयोग ऐसी गायों को अलग से शेड की व्यवस्था करेगा। आवश्यकता अनुसार विभाग VLDA पशु चिकित्सक विशेषज्ञ प्रतिनियुक्ति पर राजकीय पशुधन फार्म भेजेगा। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2019 की पशु जनगणना के अनुसार प्रदेश में पशुओं की जनसंख्या लगभग 62 लाख से अधिक थी, जिसमें 43 लाख भैंस व 19 लाख गायें थी। मुर्रा भैंस का दूध उत्पादन करीब 11 लीटर प्रतिदिन है, जबकि साहीवाल गाय 8 लीटर और हरियाणा नस्ल की गाय 4 से 6 लीटर दूध देती है। मंत्री ने कहा कि जब भी AI टीकाकरण में गर्भाधान किया जाए तो उसे किसान का मोबाइल नंबर लिया जाए और इसकी जानकारी अन्य पशुपालकों को भी दी जाए। जेपी दलाल ने अधिकारियों से कहा कि दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुर्रा भैंस के साथ साथ गाय की भी अच्छी नस्ल के बच्चे बछड़ियां पैदा करने के लक्ष्य को मिशन मोड में रूप में लेकर आना चाहिए और इसके लिए विशेष टीम बनाई जाए। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।